किसकी कहानी है? ये हमारे यूनिवर्स या फिर हमारे अर्थ की कहानी है। ये कहानी है किस तरीके से सन का जन्म हुआ। ये कहानी आपको समझाएगी कि किस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन हुआ अर्थ का, फॉर्मेशन हुआ सन का, ठीक है, उसके ओरिजिन पे लेके जाएगी। किस तरह से ये हमारा प्रिमिटिव अर्थ था, प्रिमिटिव अर्थ, प्रिमिटिव मतलब जो पैदा हुआ था उस वक्त, न्यूली फॉर्म। आप देख सकते हो कितना एक हॉट बॉल है ये, जिसमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग दिख रही है मुझे। ये कहानी है इसके पैदा होने की, ये कहानी है इसकी जर्नी की, जिसमें इसने देखा फॉर्मेशन ऑफ मून किस तरीके से होता है, कि मून किस तरीके से फॉर्म होता है। ये कहानी होने वाली है इस हेल लाइक कंडीशन से, दिस इज द अर्थ जब बना था, इस हेल लाइक कंडीशन से कैसे हम इधर आ गए, दिस इज द प्रेजेंट डे। ये जर्नी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जिसको हम देखें, ठीक है। तो जो सबसे पहला सवाल होगा हमेशा लेक्चर में वो होगा व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल कुछ भी नहीं है, एक पूरी जियोलॉजी को या फिर हिस्ट्री ऑफ अर्थ को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं, किसके टुकड़ों में बांट दूं? टाइम के टुकड़ों में बांट दूं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा यूनिट होगा उसको हम बोलते हैं इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं इस बात को। जैसे कि हम अपने इर्द गिर्द देखें, हम टाइम को बांटते हैं, कैसे बांटते हैं? अगर 10 साल का स्पैन है तो मैं उसको डेकेड बोल देता हूं, दशक, 10 साल। फिर अगर मैं छोटा करता हूं, उस 10 को अगर एक में बांट दिया तो वो क्या हो जाता है? वो एक साल हो जाता है। उसको 30 दिन में बांट दिया तो वो क्या हो जाता है? एक महीना हो जाता है। उस एक महीने को फिर हमने 4 भाग में बांट दिया तो वो एक हफ्ता हो जाता है। उस हफ्ते को अगर हमने बांट दिया तो वो एक दिन। क्या कर रहा हूं मैं सिर्फ टाइम के चंक्स को बांटता जा रहा हूं, बांटता जा रहा हूं, है ना। वही हमने किया। पूरी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जब से पैदा हुआ से लेके आज तक, इस प्रेजेंट डे तक, सारे के सारे टाइम को हमने चंक्स में बांट दिया, ठीक है। और उस चंक्स में जो सबसे बड़ा चंक है उसको हम बोलते हैं इयॉन। इयॉन क्या है? टाइम का एक ड्यूरेशन है, ठीक है। एरा, पीरियड, फिर आता है इपॉक, फिर आते हैं उसके एजेस। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो सबसे बड़ा चंक होगा वो है इयॉन। फिर है उससे भी छोटे जो इयॉन्स को हम बांटेंगे फर्दर एराज में, एराज को हम फर्दर बांटेंगे पीरियड्स में, पीरियड्स को फर्दर बांटेंगे इपॉक्स में, उनकी एजेस देखेंगे। जैसे कि इसका काउंटर एग्जांपल क्या था? इसका एग्जांपल जैसे कि हमने सबसे पहले डिकेड देखा। डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल होते हैं, इन सब में साल ही है ना। डिकेड के बाद हमने देखा ईयर्स, है ना। ईयर्स के बाद हमने देखे मंथ, मंथ के बाद हमने देखे वीक्स, ठीक है। वीक्स के बाद हमने देखे डेज, फिर डेज के बाद फर्दर आप चाहो तो आवर्स पे आ सकते हो। तो ये सब है किसके चंक? टाइम के चंक है। तो सिमिलरली हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी डिवाइड किया, ठीक है, इनटू यूनिट्स ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक छोटी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि डिसाइड कौन करता है। अब देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया और बन के बैठ गया। इट इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज एक्चुअली अ डायनेमिक थिंग। इवॉल्व हो रहा है टाइम के साथ, चीजें बदलती हैं, चीजें ऐड होती है, नई रिसर्च आती है, इनकॉर्पोरेट होती है। लेकिन ये सब करने वाला कौन है? जैसे क्रिकेट के अंदर कुछ भी होगा, कौन देखेगा उसको? इंडिया में बीसीसीआई देखेगी। इसी तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए एक ग्लोबल कम्युनिटी है, ठीक है। उस कम्युनिटी का नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑन स्ट्रैटिग्राफी, आईसीएस, ठीक है। ये फर्दर इसकी कमेटी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोसाइंसेस, ठीक है। एक छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ताकि आपको ऐसे लॉस्ट फील ना हो कि यार कर क्या रहे हैं, आपको समझ में ऐसे जैसे अच्छा क्या चल रहा है। एक बॉडी है इंटरनेशनल, वो बैठ के डिसाइड करते हैं, वो इस टाइम को फॉर्म करते हैं, वो इस टाइम, क्योंकि ये टाइम स्केल कोई अर्थ में तो बनाया नहीं है, अर्थ में तो इवेंट्स होते चले गए। हम ह्यूमंस ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए इसको बनाया, ठीक है। तो वो ह्यूमंस जो एक सोसाइटी है, ह्यूमन मेड सोसाइटी, दैट इज आईसीएस, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब पूरे टाइम स्केल में ना आपको कुछ एब्रीविएशंस मिलेंगे या फिर पूरे जियोलॉजी में हमेशा आपको तंग करेंगे, तो इसलिए मैंने एक स्लाइड इसमें डाल दी है। के का मतलब होता है किलो ईयर्स, किलो एनम या फिर 1000 ईयर्स। तो हम 1000 ईयर्स नहीं लिखते जियोलॉजी में। देखो जियोलॉजी में हम बात करते हैं कई लाख करोड़ सालों की, तो हमें इनकी जरूरत है बहुत ज्यादा,
फिर आता है एमए, एमए का मतलब होता है मेगा एनम, मिलियन ईयर्स जिसे हम बोलते हैं, मिलियन ईयर्स। फिर आता है लास्ट में जीए, जीए का मतलब होता है गीगा एनम, गीगा एनम बोल दो या बीए बोल दो, बीवाई बिलियन ईयर्स, ठीक है। कुछ लोग जीए लिख देते हैं, कुछ लोग बीवाई लिख देते हैं, मतलब दोनों का सेम ही है। एक्चुअली में इसके अंदर क्या क्या आ रहा है मैं वो दिखा देता हूं आपको। देखो 1 मिलियन ईयर्स का मतलब होता है 10⁶ ईयर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इतने साल है किसमें, 1 मिलियन ईयर्स में, ठीक है नहीं। 1 बिलियन ईयर का मतलब होता है 10⁹ ईयर्स, ये हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा जब मैं बिलियन ईयर्स बोलूंगा तो मैं कितने लंबे टाइम स्पैन की बात करूं, जब मैं मिलियन बोलूंगा तो मैं कितने लंबे टाइम स्पैन की बात करूं। अगर मैं कहीं पे यूं लिख दूंगा कि 1 बिलियन ईयर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलियन ईयर्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको इससे कन्वर्ट करो, इसे नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बड़े आगे, अगली चीज, दिस इज द टाइम स्केल आई वाज टॉकिंग। क्या है ये, दीज आर माय इयॉन्स, सबसे बड़ा यूनिट, फिर एरा, पीरियड, इपॉक, एज, और उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिनको फिल करूंगा मैं स्टोरी के अंदर ताकि आपको एक स्टोरी की सेंस मिले, ठीक है। आपको ये टाइम स्केल आएगा बनाने के लिए, ठीक है। अब देखने में मुझे पता है कि कितना टफ लग सकता है, लेकिन बिलीव में इस लेक्चर के बाद या फिर पूरा टाइम स्केल के बाद आपको चीजें बहुत आसान लगने लगती है, ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इस टाइम स्केल को मैं यहाँ पे क्यों लेके आया। आइए, एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, हैव अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो कहानी यहां से शुरू हो रही है 13.7 पे, 13.7 बिलियन ईयर्स क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था, यूनिवर्स शुरू होना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे 12 बिलियन ईयर्स, फिर ये 5 बिलियन ईयर्स। ये सब एक्चुअली ना हमारे टाइम स्केल का हिस्सा नहीं होता है, इसको हम एक अलग टॉपिक में पढ़ते हैं जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो कि अपने उसमें है, ठीक है। हम कहानी शुरू करेंगे यहां से, कहां से, 4.6 बिलियन ईयर्स, यानी आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 मतलब 4.6 को मल्टीप्लाई करूंगा 10⁹ से, इतने साल आ जाएंगे, तब से हम शुरू करेंगे कहानी, वहां से लेके क्या हुआ सबसे पहले देखेंगे अभी हम क्या हुआ। लेकिन जो सबसे पहला इयन है उसको बोलते हैं हेडन, फिर आता है आर्कियन, और तीसरा आता है प्रोटेरोजोइक। इन तीनों को ना कलेक्टिवली बोल दिया जाता है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। ये जो कैम्ब्रियन है ना, इससे पहले, घबराओ मत अभी टर्म से, अभी बहुत इजी हो जाएंगी चीजें, बस बी विद मी। फिर है प्रेजेंट डे इयन जो है वो है फेनेरोजोइक, इस फेनेरोजोइक को ही बांटा है इतने बड़े टाइम स्केल में, इस फेनेरोजोइक के अंदर इतने एरा है, फिर इनमें इतने पीरियड्स हैं, फिर इसमें इतने इपॉक्स हैं, फिर ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। जबकि हेडन के अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं है, आर्कियन में कुछ नहीं है, प्रोटेरोजोइक में कुछ नहीं है, आप देख लो इतना सा टाइम है, ठीक है, समझे मेरी बात को। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो बात चल रही है 4.6 बिलियन ईयर से, जीरो बोल दूं या फिर प्रेजेंट बोल दूं आज तक, ठीक है, बात समझ में आती है। अब देखो एक चीज, ये 4.6 से लेके 4 तक जाएगा, ये 4 से 2.5 तक जाएगा, ये 2.5 से 540 बिलियन नहीं मिलियन ईयर्स तक जाएगा। तो यानी अगर मैं बोलूं यार ये जो प्री कैम्ब्रियन है 4.6 से लेके लगभग 540 मिलियन ईयर्स तक है, मेरा बोलना गलत होगा क्या, आप समझो लगभग लगभग 4 बिलियन ईयर्स का टाइम है, 4 बिलियन ईयर्स, यहां से लेके यहां तक की जो जर्नी है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 540 मिलियन ईयर से स्टार्ट हो रही है, ये देखो 540 यहां से शुरू हो रहा है, से लेके जीरो तक आ रहा है, ये सिर्फ 540 मिलियन ईयर्स है, इतना ज्यादा जिसने जगह घेर ली, और ये 4 बिलियन ईयर्स है जो इतने से मैं समा लूं। आप समझ रहे हो क्यों ऐसा हुआ होगा, इसका कारण क्या है, उस कारण पे आप, यानी कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्री कैम्ब्रियन की। प्री कैम्ब्रियन में मैंने आपको बता दिया, प्री कैम्ब्रियन 3 चीजों से बना है, इस सीक्वेंस को दिमाग में बिठा लो, इयन, एरा, पीरियड, इपॉक एंड एज, ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। हाँ इसका रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें कोई मदद नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ये मदद करूंगा कि मैं आपको क्लास के अंदर ही 10 बार लिखवा दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आंखों में दिख जाए, और अगर आप मेरे साथ साथ लिखोगे तो फिर तो रट ही जाएगा। सबसे नीचे से शुरू करेंगे, हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, एक एक करके आएंगे तीनों पे, ठीक है। मैं सिर्फ क्या समझाना चाहता हूं कि जो प्री कैम्ब्रियन है भाई साहब 88%
ऑफ अर्थ हिस्ट्री इसके अंदर है। क्यों? मैंने आपको समझा दिया, 4.6 बिलियन ईयर से लेके 540 मिलियन ईयर्स तक का टाइम। और इसके बाद जो आएगा फेनेरोजोइक जो आएगा, अभी हम इसको भी बाद में, ये 540 मिलियन ईयर से प्रेजेंट तक है। ये तो छोटू सा चंक है एकदम, 22%, 20%, लेकिन पूरा टाइम स्केल इसमें कन्फाइंड है। यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलता। 2-3 इवेंट्स लिखे थे सिर्फ, ना कोई डिवीजन थी, ना इन इयॉन्स को एरा में बांटा, ना उसको फर्दर एपोक में बांटा, ना पीरियड में बांटा, नहीं बांटा ना, लेकिन इसको बांटा है सबको। ऐसा क्यों? यस, ठीक है। तो इसका क्या जवाब होता है? देख, अगर मैं बोलूं ये प्री कैम्ब्रियन है और ये प्री कैम्ब्रियन के बाद वाली कहानी है, यानी 540 अगर मैं डाल दूं मिलियन, ये 0 है, ये 4.6 बिलियन, ऐसे बांट सकते हैं हम इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो टाइम स्केल बनाने के ये जो इयॉन एरा पीरियड ये सब जो चल रहा है ना, ये मैं बताता हूं आपको है क्या। जैसे कि मैं आपको बोलूं, आप याद करो आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, यानी आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फर्दर उनके जो पेरेंट्स हैं, क्या आपके पास उनके फोटोग्राफ्स मौजूद है? हार्डली मिलेंगे, बहुत हार्ड होगा कि मिलेंगे। आ जाओ अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे, क्या उनके फोटोग्राफ आपके पास है? हो सकता है थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, हो सकता है। इससे मेरे पास कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिलेक्टिवली कुछ है फोटोग्राफ। अब आपके पेरेंट्स के ऊपर आ जाओ, क्या उनके पास फोटोग्राफ्स है? हाँ, उनसे ज्यादा है हर चीज के फोटोग्राफ्स। अब आ जाओ हमारे ऊपर, हमारे पास तो हर एक दिन के 1000 फोटोग्राफ्स अवेलेबल है ना। तो इसका क्या मतलब है कि क्या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने लाइफ नहीं जी? जी है उन्होंने लाइफ। क्या उनके बच्चों ने लाइफ नहीं जी, या उन्होंने या हमने? हमारी लाइफ स्पैन में क्या कोई फर्क था, या जो जो काम हमने करे उसमें फर्क था? सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, हमारे पास प्रिजर्व्ड है मेमोरीज, हमने बचा के रख ली किसी तरह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे इवॉल्व हो गई। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि वो प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी यादों को। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास यादें नहीं थी जो वो प्रिजर्व नहीं कर पाए। जैसे मैं अच्छे से बता सकता हूं कि मेरे शुरू के जो 5 साल थे उसमें मैंने क्या किया, मेरे पास फोटोग्राफ है। उसके बाद के जो 5 साल थे उसमें मैंने क्या किया, मेरे पास फोटोग्राफ है। और ऐसे करते करते मेरे पास हर एक ईयर का फोटोग्राफ होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, आपके पास भी होगा, ठीक है। तो यही इन विचारों के साथ, यहाँ पे कोई प्रिजर्वेशन नहीं थी मेरे पास, देयर वाज नो प्रिजर्वेशन, नो प्रिजर्वेशन। मतलब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे ना, प्रिजर्व नहीं हो पाए। अभी हम समझेंगे ऐसा क्यों है, लेकिन मोटा मोटा जवाब ये है, दे कुड नॉट बी प्रिजर्व। कोई लाइफ थी भी अगर यहाँ पे बच नहीं पाई, लेकिन यहां से हमें सबूत मिलते हैं हर चीज के, आज भी मौजूद है वो चीजें, आज भी हम उन्हें देख सकते हैं। इसलिए हमने उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया, बंटवारा कर दिया। यहाँ पे जो भी हुआ था कुछ उसका नामो निशान मौजूद नहीं है, सब तबाह हो गया, नष्ट हो गया सब। इसलिए उस बेचारे को कैसे स्टडी करेंगे जब कुछ है ही नहीं, निशान ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ हुआ नहीं था, हुआ था, बिल्कुल हुआ था। टाइम स्पैन है वो 88% जरूर हुआ है। आप समझे मेरी बात को? तो शुरू करते हैं हिडन से, ठीक है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉक और एज, ठीक है। आपको याद है ये बात? हम हैं इसमें इयॉन्स में, हम इयॉन्स में 4 इयॉन्स हैं बेसिकली। सबसे पहले है हिडन, फिर है आर्कियन, फिर है प्रोटेरोजोइक, और फिर उसके बाद आके आएगा फेनेरोजोइक, ठीक है। तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम जानते हैं एक नाम से, उसे हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर ना एरा होगा, ना पीरियड होगा, ना इपॉक होगा, ना एज होगा। लेकिन जब मैं आऊंगा इसके ऊपर, फेनेरोजोइक के ऊपर आऊंगा, तब इसके अंदर एरा भी होंगे, पीरियड भी होंगे, इपॉक भी होगा और एज भी होगा। उनको हम देखेंगे, एजेस तो इसमें भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी मेरा फोकस किस पे रहने वाला है? हिडन पे। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इसकी एज क्या है? 4.6 से लेके 4 बिलियन ईयर्स, छोटा सा टाइम पीरियड है वैसे, ठीक है जी। समझ गए मेरी बात? इसको मिटा देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। हमारा अर्थ जब फॉर्म हुआ, एक बिग बैंग एक्सप्लोजन से हुआ था, धमाका हुआ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ में पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हम पढ़ते हैं क्या क्या फॉर्मेशंस की हिस्ट्रीज थी। लेकिन जब बर्थ पैदा हुआ, पैदा समझो एकदम धधकता हुआ एक बॉल था जिसमें कंटिन्यूअसली वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, ऊपर से मीटियोराइट एस्टेरॉइड इंपैक्ट आ रहे थे,
और बहुत हेल लाइक कंडीशंस थी, ठीक है। इसी हेल लाइक कंडीशन की वजह से इसको नाम दे दिया हेडियन, क्योंकि ग्रीक फिलोसफी में हेल लाइक को बोलते हैं हेडन, हेडस, ठीक है। हेल लाइक कंडीशंस, क्यों मैं बोल रहा हूँ हेल लाइक, समझ रहे हो ना। आपने सुना होगा ना कि हम लोग बोलते हैं कि जमीन के नीचे नर्क है, पाताल है, सब कुछ हेल है। क्यों? क्योंकि वहां पे आग है बहुत ज्यादा, वहां पे मैग्मा है, लावा है। ऊपर आसमान में जहां एटमॉस्फेयर है, सितारे हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अंतरिक्ष को हम बोलते हैं कि ये स्वर्ग है। नर्क और स्वर्ग, हेल, और हेल का अपोजिट क्या है? पता नहीं, स्किप, ठीक है, जन्नत जो भी है इसको इंग्लिश में। तो ये क्यों है? क्योंकि वहां पे कंडीशंस ऐसे हैं। इसलिए जैसे आज पाताल में जमीन के नीचे जो आज हालत है, उस तरीके की हालत उस वक्त पूरे अर्थ पे थी, इसलिए उस पूरे टाइम स्पैन को क्या बोल दिया गया? हिडन बोल दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? केमिकल डिफरेंशिएशन। देखो केमिकल डिफरेंशिएशन क्या है, आप देखोगे ना, अर्थ 3 लेयर्स में बना है। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं हम क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं मेंटल, फिर थर्ड लेयर को हम बोलते हैं कोर। इसको बोलते हैं केमिकल डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन पे बेस्ड है, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, इसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट। ये जरूरी नहीं है आपके लिए नोट करना, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, इसे हम बोलते हैं पेरिडोटाइट, ठीक है। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, आयरन निकल अलग, इससे बना है। जब अर्थ पैदा हुआ था, जब बन रहा था, तो हुआ क्या, जो सबसे ज्यादा हैवी एलिमेंट्स है, सब कुछ तो गर्म है, मॉल्टन है, पिघला हुआ है, सबसे हैवी नीचे सिंक कर गए, आयरन निकल कोर बना दिया। उससे हल्के थे, बीच में रह गए, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, ये सब। उससे भी हल्के थे, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, ये सब ऊपर आ गए क्रस्ट। तो किसके बेसिस पे? डेंसिटी के बेसिस पे। क्या डिफरेंसेस आए? केमिकल कंपोजिशन के डिफरेंसेस आए। इसलिए 3 लेयर्स ने जन्म लिया, क्रस्ट, मेंटल और, इसको बोलते हैं केमिकल डिफरेंशिएशन। ये कब हुई थी, कब बन रहे थे ये तीनों? हिडन। मून का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसी वक्त पे हुआ था। फिर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रॉक्स ऑफ द अर्थ। अब देखो, ये मेरा धधकता हुआ लावा था, अर्थ था, हिडन टाइप पे। इसमें से कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, वोल्केनोस निकल रहे थे। अब जब वोल्केनोस निकलते थे तो ये बेचारे ऊपर सरफेस पे आके कूल डाउन होते थे और एक बहुत पतला सा क्रस्ट बना लेते थे, बहुत पतला सा। इसी क्रस्ट को हम बोलते थे प्रिमिटिव क्रस्ट, प्रिमिटिव क्रस्ट। ये बेचारा क्रस्ट रह नहीं पाता था। अगर ये रह पाता तो आज ये बचा होता ना, नहीं रह पाता था, ये तबाह हो जाता था। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन बाद फिर से एक नया लावा आता था। ये लावा आता था, ये जो छोटू सा क्रस्ट बना था, इसे पिघला के अंदर ले जाता था अपने साथ। फिर एक नया लावा आता था, इसको पिघला के अपने साथ ले जाता था। लेकिन इसके कुछ कुछ रेमिनेंट्स, जैसे हम बोलते हैं, कुछ रेमिनेंट्स बच गए, पूरी तरह से तबाह नहीं हो पाया। ये बच गया, मान लो एक ग्रेन यहाँ से बच गया, एक यहाँ से बच गया, एक यहाँ पे वाला ग्रेन यहाँ के बच गया, तो ये रेमिनेंट्स बच गए। इससे हमें पता लगा कि यार ये उस वक्त पे फॉर्म हुआ था। मैं बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जा पाऊंगा इसकी, कंसिडरिंग हमारे जो लिमिटेशंस हैं इस कोर्स के, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आई थी यहाँ पे, आपको मैंने बताया, बहुत वोल्केनिक एक्टिविटी थी, कोलिजन थे एस्ट्रॉइड्स के साथ। तो जब मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताना चालू करूंगा तो मैं बोलूंगा जी जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, पूरे अर्थ के जियोलॉजी को चंक्स में बांटा है टाइम के। क्या है उन चंक्स का नाम? इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज। इयॉन्स में 4 इयॉन्स आते हैं, हेडन, आर्कन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनोरोजोइक। हेडन, आर्कन, प्रोटेरोजोइक तीनों कंबाइन करके प्री कैम्ब्रियन कहलाते हैं। हेडन की बात करते हैं। हेडन में क्या हुआ? हेडन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, अर्थ का जन्म हुआ, मून का जन्म हुआ, केमिकल डिफरेंशिएशन हुई, जिससे कि क्या बना? क्रस्ट, मेंटल, कोर बना। पूरे अर्थ पे कंडीशंस हेल लाइक थी, इसलिए उसे हिडन बोलते हैं। क्यों? नीचे से वोल्केनोस, ऊपर से एस्ट्रॉइड, सम अप कर दिया। तो आपने समझ लो, आपने समरी बनाओ इस चीज की, तो अब जब आएगा पेपर में हम ये 4 चीजें लिख कर आ जाएंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको 2 नंबर तो यहाँ पे पक्के होंगे, ठीक है जी। ये जो ओल्डेस्ट रॉक है, जो मैंने बताया कि जिसके थोड़े थोड़े सिग्नेचर्स बच गए थे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैनेडियन शीट में, ये मैंने इसलिए डाल दिए ताकि आपकी क्यूरोसिटी जो है वो भी पूरी होती रहे, ठीक है। सिर्फ एग्जाम फोकस पढ़ाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर की बात भी जान लेंगे। ये जो बच गया है कहाँ मिलता है? कहीं कहीं पे मिलता है, कनाडा में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है, कहीं कहीं पे इसके रेमिनेंट्स, ठीक है। उनको आज डेट करते हैं हम तो पता चलता है यार ये तो तब फॉर्म हुआ। फिर हम आ जाते हैं आर्कियन में। आप समझ रहे हो, हेडन से शुरू किया था, आर्कियन में आ गए, फिर क्या आएगा? प्रोटेरोजोइक आएगा, फिर आएगा फेनोरोजोइक। अब मैं यहाँ पे आर्कियन में, हेडन की एज कितनी थी? 4.6 से लेके 4 बिलियन ईयर्स। आर्कियन की एज क्या होगी? 4 से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स। क्या है ये? तीनों के तीनों प्री कैम्ब्रियंस है, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है ना। और क्या था सीक्वेंस? इयॉन, एरा,
पीरियड, इपोक, एज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्कियन में क्या हुआ भाई, पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। वेरी गुड। इन क्रस्ट को क्या बोलते हैं हम, क्रेटॉन्स बोलते हैं और शील्ड्स बोलते हैं। मैंने बताया ना आपको कैसे प्रिमिटिव अर्थ के अंदर ये छोटू छोटू क्रस्ट बन रहा था, ये इसी की बात कर। ठीक है, आर्कियन में हुआ। दूसरा कोलिजन और वोल्केनिज्म जो हो रहा था वो थोड़ा सा डिक्रीज कर गया, यानी बेसिकली कूलिंग डाउन स्टार्ट हो गया, कूलिंग डाउन ऑफ अर्थ बिगेन, अर्थ बिगेन, यानी अब थोड़ी सी कंडीशंस हेल लाइक से थोड़ी सी हॉस्पिटेबल होने लग गई। फिर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो थोड़े थोड़े बन रहे थे, अब वो जाके 85% ऑफ, जैसे ये अर्थ था, पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्का सा यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, अब क्या होने लग गया, मेजोरिटी में बनना चालू हो गया, यहाँ भी क्रस्ट बन गया, यहाँ भी क्रस्ट बन गया, मेजोरिटी ऑफ अर्थ के अंदर अब क्रस्ट था। ठीक है, क्रस्ट था, कहीं कहीं पे क्रस्ट बनना स्टार्ट हो गया। फिर दूसरी चीज क्या हुई, अब जब ये क्रस्ट बनेगा तो भाई सब प्लेट टेक्टोनिक्स होगी। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, पहले आप बस इसको नोट कर सकते हो। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्कियन के अंदर पहली लाइफ आई जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसी को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आपने बायोलॉजी 9th में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट्स। और ये थे हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो मैंने आपको बताया आर्कियन शुरू हुआ था कब, 4 से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स, है ना। ये आर्कियन की कहानी है। क्या हुआ आर्कियन में, कूलिंग स्टार्ट हुई। कूलिंग स्टार्ट हुई तो देखो अर्थ के अंदर आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। तो इस वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होगा, इस वॉल्केनिक इरप्शन में लावा तो निकलेगा लेकिन बहुत सारी गैसेस भी बाहर निकलेंगी, निकलेंगी ना। साथ में ऊपर यहां से क्या आ रहे हैं, मीटियोराइट्स आ रहे हैं। ठीक है, साथ में क्या आ रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं, ये आके टकरा रहे हैं, तो ये भी अपने साथ बहुत सारी गैसेस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा था मेरे पास, मेरे पास एक एटमॉस्फेयर जनरेट हो रहा था, एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस थी लेकिन एक इंपॉर्टेंट गैस थी वाटर वेपर। क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर्स बहुत हाई थे, हाई टेम्परेचर्स थे, तो ये वाटर वेपर हवा में था। लेकिन 3.8 बिलियन ईयर्स आते आते क्या हुआ, कूलिंग स्टार्ट हुई। मैंने आपको बताया ना कूलिंग बिगैन। तो कूलिंग जब स्टार्ट हुई तो ये जो वाटर वेपर थी मेरे पास, ये इसने कंडेंस करना स्टार्ट किया, इसका हुआ कंडेंसेशन, यानी ये वाटर वेपर बारिश बन के गिरा नीचे, रेन स्टार्ट हुआ। और जो नीचे डिप्रेशंस बने हुए थे उसके अंदर ओशन फॉर्म होना चालू हो गया। ओशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3.8 बिलियन ईयर्स में पहला ओशन फॉर्म होना स्टार्ट। ये वाली बात समझ में आती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब देखो स्वाभाविक सी बात है, ओशन आएगा पिक्चर में, वाटर आ गया, ठीक है, वाटर है हमारे पास प्लस गैसेस है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बनाया प्रीबायोटिक सूप, जिसे हम बोलते हैं प्रीबायोटिक सूप। और क्या हुआ इसकी वजह से, फर्स्ट लाइफ emerged, फर्स्ट लाइफ 3.7 बिलियन ईयर्स में, जिसका नाम मैंने आपको बताया क्या, साइनोबैक्टीरिया। लैंड पे आया कि पानी में आया, ऑब्वियस सी बात है ओशन में आया सबसे पहले। ठीक है, इसको ही हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, प्रिमिटिव लाइफ, प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी। अगली चीज क्या हुई, पहला सुपर कॉन्टिनेंट, फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट बना। सुपर कॉन्टिनेंट का क्या मतलब है, आपको मैं इतनी डिटेल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे, आपको चीजें समझ में आए और रटना ना पड़े। ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, ये इसके ऊपर 4 क्रस्ट के टुकड़े हैं, 4 है। ठीक है जी, अगर ये चारों, मतलब ये 100% हो गया ना, अगर इस 4 को मैं 100 मान रहा हूं तो इन 4 में से करीबन करीबन 3 जो है एक साथ होने चाहिए। 3 मतलब 75%, आप समझते हो ना बात, 1 2 3 तीनों एक साथ, अगर एक साथ जुड़े हैं तब मैं इसको बोलता हूं इफ
if total of more than 75% land mass is together, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। समझते हो मेरी बात? जैसे आज हम इंडियन कॉन्टिनेंट पे है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, यूरेशियन एक कॉन्टिनेंट है, सुपर कॉन्टिनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर इस वक्त जितने कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं उसका 75% एक साथ इकट्ठा नहीं है। अगर उसका 75% एक साथ इकट्ठा होता तो वो सुपर कॉन्टिनेंट कहलाता। हुआ है ऐसा अर्थ की हिस्ट्री में कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, फिर वो दूर चले गए, फिर वो पास आए, फिर वो दूर चले गए। ठीक है, तो ये पहला सुपर कॉन्टिनेंट बना हमारा वालबारा 3.6 बिलियन ईयर्स, यानी ये सब किस में आएगा? आर्कियन में आएगा। ठीक है ना। फिर दूसरा सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम है यूआर, कब बना? 3.1 बिलियन ईयर्स पे। ठीक है, फिर 2.4 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये अर्थ की हिस्ट्री में। 2.4 या 2.5 बोलते हैं इसको बिलियन ईयर्स। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या, आप देखो समझो। हमारे पास साइनोबैक्टीरिया आ चुका था। ये साइनोबैक्टीरिया पता है क्या करता है? ये करता है, इट टेक्स इन CO2, CO2 इंजेस्ट करता है यानी खाता है, और एक्सक्रीट क्या करता है? रिलीज आउट क्या करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सक्रीट करता है। यानी इसने क्या किया? साइनोबैक्टीरिया ने धीरे धीरे ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट करी ओशन के अंदर, ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट करी ओशन के अंदर। ठीक है जी। इस ऑक्सीजन की वजह से पानी के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजनेशन होना स्टार्ट हुआ। यानी अभी वाटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, बिना ऑक्सीजन के ये लाइफ थी। क्यों ये लाइफ ऑक्सीजन के बिना थी? क्योंकि इसको CO2 चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो इस 2.4 बिलियन ईयर आते आते ऑक्सीडेशन, अब ये साइनोबैक्टीरिया कब आया था? तो 3.6 पे आया था। 3.6 से लेके 2.4 तक इसने क्या किया? समुद्र को ऑक्सीजन से भर दिया, पूरी तरह से भर दिया, यानी सैचुरेट कर दिया, सैचुरेट कर दिया। 2.4 आते आते हम बोलते हैं इसको ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। यानी अब मेरे पास इतनी ऑक्सीजन थी कि पूरे समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन थी, यानी इससे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो डिसॉल्व कर जाएगी, इतना ऑक्सीजन हो गया मेरे पास। ये कब हुआ? आर्कियन। ठीक है जी। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या स्टार्ट होगा यहाँ पे स्टार्ट होगा प्लेट टेक्टोनिक्स। वो मैं आपको समझाऊंगा, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो अगर आप जल्दी से मुझे समराइज करा दो, आर्कियन में हमने क्या देखा? आर्कियन सबसे पहले हमने देखा 4.0 से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स की कहानी है। ठीक है, हमने देखा फर्स्ट क्रेटॉन्स और शील्ड बने। फर्स्ट क्रेटॉन्स यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसी का दूसरा नाम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है जी। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कूलिंग की वजह से क्या हुआ? पहला ओशन क्रिएट हुआ। फिर हमने देखा ओशन की वजह से पहली लाइफ जनरेट हुई, जिसे मैंने बोला साइनोबैक्टीरिया। ठीक है जी। इस साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया? इसने ऑक्सीजन क्रिएट करी, ऑक्सीजन। और 2.5 आते आते मैंने देखा ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ठीक है, फिर मैंने एक चीज और देखी यहाँ पे, 3.6 पे मैंने देखा वालबारा, पहला सुपर कॉन्टिनेंट। फिर मैंने 3.1 पे देखा यूआर, दूसरा सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, और फिर फाइनली हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स किस तरीके से शेप करती है। तो अगर मेरे को आर्कियन लिखने के लिए आएगा तो मैं ये लिख सकता हूँ। इससे पहले मैंने हेडन की कहानी पढ़ ली थी। तो आज की क्लास में हमने हेडन देख लिया 4.6 से 4.5 और 4.0, और आर्कियन देख लिया। तो आई होप कि अब आप, ये है समरी के नोट्स, ये लिखना है पेपर के अंदर, ये लिखना है पेपर के अंदर, तो आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे। ऐसे बुलेट्स में लिखो ताकि टीचर को भी पढ़ने में आसानी हो, मार्क्स देने में आसानी हो। लेकिन ये कब लिख पाएंगे हम बुलेट्स में? जब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी टॉपिक को लेके। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ इसको, मेरी बहुत मजबूरी है कि मैं आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं, कितनी जियोलॉजी आप जानते हो मुझे नहीं पता। तो इट वुड बी ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इंटरेक्ट करो। अगर आपको नहीं आ रहा तो ऑलवेज ट्राई टू बी इन कॉन्टैक्ट विद दी। ठीक है जी, तो दैट विल बी ऑल। अब अगली क्लास में हम आगे की कहानी शुरू करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ। प्लेट टेक्टोनिक्स अभी क्यों नहीं पढ़ा, एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेके हम इसको फिर शुरू